हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब सीरीज एक्सप्लेनर हिंदी। आज मैं आपको साउथ कोरियन फैंटेसी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम वैनिशिंग टाइम एक बॉय वो रिटर्न्ड है। शुरुआत में एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट जो होता है, वो एक लड़की सूरिन का इंटरव्यू ले रहा होता है। जैसे ही डॉक्टर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा सेट करते हैं, सूरिन विजिबली नर्वस हो जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वह अपनी स्टोरी की शुरुआत से ही रिकाउंट करे। सूरिन बताती है कि उसकी मां ने कुछ साल पहले डोक्यून से शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और तब से वह डोक्यून के साथ रहती है। डोक्यून को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के लिए एक रूलर आइलैंड वानो पर भेजा जाता है, इसलिए दोनों को उस आइलैंड में मूव होना पड़ता है। मां की डेथ के बाद सूरिन कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रह पाई। वह ज्यादा बातें नहीं करती और अपने स्टेप फादर से खास अफिनिटी भी नहीं रखती। उसने आइलैंड के नए स्कूल में एडमिशन ले लिया है, जहां कई दोस्त बन सकते थे, लेकिन वह फिर भी अकेली रहना पसंद करती है। उसके स्टेप फादर को टनल कंस्ट्रक्शन साइट के चीफ के रूप में ओवरनाइट काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले एक्सप्लोजन्स की वजह से आइलैंड के लोगों को कंस्ट्रक्शन एरिया में प्रवेश करना मना है। एक रात सूरिन अपने फोन में जाकर अपने ब्लॉग पर वर्म होल के बारे में कमेंट्स पढ़ती है। जब उसकी मां की डेथ हुई थी, सू आरन इस दुनिया से दूर भाग जाने की इच्छा रखती थी और इसी रिसर्च के दौरान उसे वर्म होल्स, सुपरनैचुरल बीइंग्स आदि में इंटरेस्ट होने लगता है। वह इंटरनेट पर ऐसी टॉपिक्स पर लोगों से बातें करती है, यहां तक कि स्कूल के कंप्यूटर से भी। एक बार वह गलती से अपना कंप्यूटर ओपन छोड़ देती है, जिससे उसके क्लासमेट्स उसकी कमेंट्स पढ़कर उसका मजाक उड़ाते हैं। घर लौटते समय सूरिन एक लड़के सुंगमिन से मिलती है, जो एक ऑर्फनेज में रहता है। सुंगमिन अपना परिचय देता है और सूरिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन सूरिन लंच के दौरान सुंगमिन और उसके दोस्तों को उसके ब्लॉग के बारे में बात करते हुए सुनती है, जिसमें वर्म होल का जिक्र होता है। सुंगमिन कहता है कि उसने ब्लॉग पढ़ने के बाद दूसरी डायमेंशन में एंटर किया था। उसी दिन सुंगमिन फिर से सूरिन के पीछे पीछे चलता है जब वह घर जा रही होती है। जब उसे कॉल किया जाता है तो वह बताता है कि उसे ब्लॉग में लिखी हर बात पर पूरा विश्वास है। शेयर्ड इंटरेस्ट की वजह से सुपरनैचुरल सब्जेक्ट्स में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। सूरिन ने अपने और संगमिन के बीच सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए अपनी खुद की अल्फाबेट्स डेवलप कर ली होती है। वे रोज एक दूसरे को सूरिन की डायरी में नोट्स छोड़ते हैं। हर दिन स्कूल के बाद दोनों टाउन में गोस्ट की खोज करने निकलते हैं। एक एक्सपीडिशन के दौरान संगमिन सूरिन को फॉरेस्ट में स्थित एक अबैंडन्ड वुडन हाउस ले जाता है। वे उस घर की एक्सप्लोरेशन करते हैं, वैक्स ब्लॉक्स पर कार्विंग करते हुए लंबे समय तक बातें करते हैं। इस दौरान सूरिन धीरे धीरे सुंगमिन से प्यार करने लगती है। अचानक वह बिना किसी हेजिटेशन के उसे किस कर देती है, जिससे संगमिन फ्लस्टर्ड हो जाता है। एक दिन सूरिन देखती है कि संगमिन और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक्सप्लोजन्स देखने की प्लानिंग की है। वह भी उनके साथ शामिल हो जाती है। वो सब मिलकर जंगल के अंदर से गुजरते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। फेंस पार करते ही एक बच्चा डरकर वापस घर चला जाता है। बाकी 4 बच्चे क्लिफ के पीछे छिपते हैं, लेकिन डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। जंगल में चलते हुए वे एक छोटी सी केव पर पहुंचते हैं। बच्चे निर्णय लेते हैं कि केव की एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए और एक एक करके केव में प्रवेश करते हैं। अंत में केव के अंत में सबमर्ज्ड पानी में एक ब्राइट ग्लोइंग सब्सटेंस दिखाई देती है। सू रिन मान लेती है कि यह मीटेरॉइड है। सुंगमिन अपने आप को जिम्मेदार समझता है और पानी में डाइव करके उस सब्सटेंस को बाहर लाने की कोशिश करता है। टनल से सब्सटेंस निकालने के बाद वो ग्लोइंग बंद हो जाती है। बच्चों को महसूस होता है कि यह एक एग जैसा दिखता है। एक बच्चा तैशिक दावा करता है कि यह एग संभवतः टाइम गॉब्लिन का हो सकता है। उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि फुल मून नाइट्स में पहाड़ों में एक केव दिखाई देती है जहां टाइम गॉब्लिन रहता है, और जो भी केव में जाएगा वह बाहर ओल्डर होकर निकलेगा। बाकी बच्चे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे वैसे भी एज नहीं हुए। इसी दौरान सूरिन का वह हेयरपिन जो उसकी मां का गिफ्ट था गायब हो जाता है। वह एग गार्ड कर रहे दोस्तों की नजरें में रहते हुए केव में वापस जाती है और अपना पिन ढूंढती है। साथ ही उसे यह भी देखने को मिलता है
कि ग्लोइंग एग फिर से पानी में लौट आई है। कंफ्यूज्ड होकर वह केव से बाहर निकलती है। तभी एग टूट जाती है और उसके दोस्त गायब हो जाते हैं। सूरिन पूरे जंगल में अपने दोस्तों को ढूंढती रहती है जब तक अंधेरा न छा जाए। अंततः वह जंगल में खो जाती है और रात भर वहीं रहना पड़ता है। अगले दिन पुलिस फोर्स बच्चों की खोज में जंगल में आती है। डिटेक्टिव ऑन इन्वेस्टिगेशन का हेड नियुक्त किया जाता है। जल्द ही पुलिस सूरिन को जंगल में अनकॉन्शियस पाती है, लेकिन शुक्र है कि वह जिंदा है। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव उससे पूछता है कि बाकी बच्चों के साथ क्या हुआ, और वह केव और ग्लोइंग एग की पूरी स्टोरी सुनाती है। डिटेक्टिव और बाकी पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वह उन्हें जंगल में केव देखने ले जाती है, पर केव को ढूंढ नहीं पाती। ऐसा लगता है मानो फुल मून नाइट के बाद वह गायब हो गई हो। फिर डिटेक्टिव को जानकारी मिलती है कि मिसिंग बच्चों में से एक जे वुक की बॉडी टाउन से 20 किलोमीटर दूर एक बीच पर अंडरग्राउंड मिली है। बताया जाता है कि उसकी डेथ का कारण एस्मा अटैक था। क्योंकि किसी ने उसे अंडरग्राउंड ही दफन कर दिया था, इसलिए केस मिसिंग पर्सन से किडनैपिंग में बदल जाता है। इंसिडेंट के बाद कई हफ्ते बीत जाते हैं, पर बाकी दो लड़के नहीं मिलते। संगमिन के बिना सूरिन अपनी ओल्डर और इंट्रोवर्टेड सेल्फ में बदल जाती है। वह भी कंफ्यूजन में है, पर जब वह सच बताती है तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन सूरिन अपने घर के बाहर से आवाज सुनती है। चेक करने पर वह देखती है कि एक आदमी जंगल की ओर भाग रहा है। वह उस आदमी का पीछा करती है और गहराई में जाती है। कुछ मिनट बाद वह गिर जाती है और वह आदमी भी रुक जाता है। वह उसके पास पहुंचता है, उसकी तरफ फैसिनेशन भरी नजरें डालता है और सूरिन शॉक में फ्रीज हो जाती है। आखिरकार वह आदमी पहली बार बोलता है और दावा करता है कि वह सुंगमिन है। उसका नाम सुनकर सूरिन अपने शॉक से बाहर आती है और रोते हुए भाग जाती है। वह डोक्यून की कार के सामने पहुंच जाती है और तुरंत उसे उस आदमी के बारे में बताती है। पुलिस को इंसिडेंट की जानकारी मिल जाती है और वे जंगल में उस आदमी की तलाश शुरू कर देते हैं, यह मानकर कि वह किडनैपर है। डिटेक्टिव आन सूरिन से पूछते हैं कि वह आदमी कौन था, और वह बताती है कि वह वास्तव में सुंगमिन का नाम लेने का ढोंग कर रहा था। पुलिस सूरिन की डायरी उसे वापस दे देती है, जिसमें उसने और सुंगमिन ने सीक्रेट नोट्स छोड़े थे। डायरी के पन्नों को पढ़कर सूरिन हैरान हो जाती है, क्योंकि उनमें सुंगमिन की नोट्स लिखी हुई हैं। उनके कोड लैंग्वेज का उपयोग करके उसने सब कुछ लिखा था जो वह केव में हेयरपिन लेने के बाद हुआ था। बच्चे अपने क्यूरियोसिटी के चलते एग के अंदर क्या है ये जानना चाहते हैं, तो संगमिन बिना सूरिन का इंतजार किए एग को जमीन पर फोड़ देता है। लेकिन निराशा के साथ पता चलता है कि एग खाली है। जब सूरिन काफी देर तक वापस नहीं आती, तो सुंगमिन फिर से केव में जाता है और देखता है कि वह वहीं अपने स्थान पर फ्रोजन हो चुकी है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, पर सूरिन जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद उसे हवा में लेविटेटिंग एक पानी की बूंद दिखाई देती है। वह केव से बाहर निकलता है और ऊपर देखता है, जहां बर्ड्स भी हवा में फ्रीज हो गए हैं। बाहर शहर में जाते ही लड़कों को पता चलता है कि पूरे टाउन में उनके परिवारों समेत सब कुछ पॉज्ड हो गया है। इसका मतलब है कि केवल ये 3 लोग ही हैं जो मूव कर सकते हैं और बाकी सब कुछ फ्रीज है। पहले कुछ दिनों के लिए वे तीनों दुनिया के ऊपर राज करते हैं। वे जितना चाहें खाते पीते सोते और पूरा दिन मस्ती करते हैं। लेकिन 1 महीने बाद बोर होने लगते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि आइलैंड छोड़कर किसी दूसरे सिटी में जाकर देखें कि क्या वास्तव में वे अकेले ही मूव कर सकते हैं। लेकिन उनका प्लान तब बिगड़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ओशन का पानी भी रुक गया है, जिससे बोट सिंक हो जाएगी। वापस प्रेजेंट में सूरिन समझ जाती है कि जंगल में उसके पास जो आदमी आया था असल में संगमिन ही था। वह पुलिस को उससे दूर रखने का अपना प्राथमिकता सेट कर देती है, क्योंकि अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वह चोर समझा जाएगा। इसलिए वह दावा करती है कि उसने जंगल में किसी को नहीं देखा। पुलिस उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और सूरिन अपने जर्नल को पढ़ती रहती है। कई महीनों बाद लड़के मॉल में एक टेंट में रहने लगते हैं। जेवुक की हेल्थ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है, क्योंकि उसकी एज़मा के कारण इनहेलर काम करना बंद कर देता है। एक रात जेवुक सफोकेट हो जाता है।
और धीरे धीरे अपने दोस्तों के सामने ही चल बसता है। संगमीन और तैशिक दिल से दुखी हो जाते हैं। भारी मन के साथ वे अपने दोस्त के बॉडी को पास के बीच पर जमीन में दफन कर देते हैं। मृत्यु के बाद जेवुक का शरीर भी दूसरे की तरह पॉज हो जाता है। 5 साल बीत जाते हैं, पर दुनिया वैसी ही बनी रहती है। लड़के अब टीनेजर्स बन चुके होते हैं। आइसोलेशन में इतने सालों तक रहने के बावजूद वे आशा करते हैं कि कभी दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सुंगमिन का मानना है कि जब वे 20 साल के हो जाएंगे तो उनका टाइम रिज्यूम हो जाएगा। वे सबके थोड़े पैसे चुराते हैं ताकि जब ऐसा हो तो अमीर बन सकें, पर 20 साल बाद भी कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे वे अपना होप खो देते हैं और जंगल के वुडन हाउस में रहने लगते हैं। एक दिन आइसोलेशन संगमिन पर बहुत भारी पड़ जाता है। वह चिल्लाता है कि बस अब सब कुछ रुक जाए। तैशिक दूर से यह देखता है और पूरी उम्मीद खो देता है। कुछ दिनों बाद सुंगमिन देखता है कि चांद का आकार बदल रहा है, जिसका मतलब है कि दुनिया रिज्यूम होने वाली है। वह तैशिक की तलाश में आइलैंड में घूमता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। अंत में वह आइलैंड के आखिरी क्लिफ पर पहुंचता है, जहां उसे तैशिक के कपड़े जमीन पर मिले होते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त भी यहां खो गया है। सुंगमिन अपने आप को आखिरी कोशिश के रूप में तैशिक के पीछे जंप करता है, लेकिन उसी क्षण दुनिया फिर से रिज्यूम हो जाती है। वह पानी से बाहर आता है और आसपास की मूविंग नेचर से मेस्मराइज हो जाता है। जर्नल पढ़ने के बाद सूरिन वुडन हाउस की ओर दौड़ती है और अंततः अपने दोस्त को देख लेती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अपनी स्टोरी दुनिया के सामने बताएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई उन पर भरोसा करेगा या नहीं। इस बीच सीसीटी फुटेज में पुलिस को दिखता है कि सुंगमिन जंगल में है। वे मान लेते हैं कि वह किडनैपर है। रात में संगमिन इमोशनल सपोर्ट के लिए सूरिन के कमरे में आता है। इतने लंबे समय से अकेले रहने के कारण उसे डर लगता है कि शायद वह खुद को नुकसान पहुंचा देगा। अगले दिन तैशिक के माता पिता कंस्ट्रक्शन साइट में आते हैं और दोक्यून पर आरोप लगाते हैं कि उनके बच्चे की डिसअपीयरेंस का कारण साइट में एक्सप्लोजन था, और साथ ही मानते हैं कि सूरिन अपनी स्टेप फादर को बचाने के लिए अपनी स्टोरीज बना रही है। इस बीच सूरिन और संगमिन उस ऑर्फनेज जाते हैं जहां संगमिन पहले रहता था। सूरिन वार्डन को सब कुछ समझाती है और बाहर जाकर सुंगमिन को कॉल करती है, लेकिन उसी पल उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं। सुंगमिन वार्डन के पास जाता है, जो उसकी मां जैसी है, और बताता है कि बचपन में वह क्या क्या करता था। वार्डन शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। दोक्यून रात में सूरिन को उसके कमरे में लॉक कर देता है, लेकिन संगमिन पीछे के दरवाजे से प्रवेश करके उसे फ्री कर देता है। दोनों घर से भागते हैं और अगले स्टेप्स पर विचार करने लगते हैं। सूरिन याद करती है कि उसने केव में एक दूसरा एग देखा था। वह सुझाव देती है कि वह एग का इस्तेमाल करके वक्त के बाद एक एडल्ट के रूप में वापस आएगी, ताकि लोगों को साबित कर सके कि संगमिन इनोसेंट है। हालांकि सुंगमिन इस आइडिया के खिलाफ होता है, क्योंकि उसे पता है कि आइसोलेशन में जीवन कितना मुश्किल होता है। वह कहता है कि वह खुद को किडनैपर के रूप में लेबल होना बेहतर समझता है, इसके कि सूरिन को बचपन के दर्द से गुजरना पड़े। दोक्यून को एहसास होता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है, और उसे लगता है कि वह वुडन हाउस चली गई होगी, क्योंकि उसने अपने फोन में संगमिन के साथ उनकी पिक्चर देखी थी। वह रात में वहां जाता है, संगमिन पर हमला करता है और सूरिन को वापस घर ले जाने की कोशिश करता है, पर सुंगमिन उसे नॉकआउट कर देता है और सूरिन के साथ भाग जाता है। अगले दिन पुलिस वुडन हाउस की जांच करती है और मान जाती है कि किडनैपर ने सूरिन को मैनिपुलेट किया था कि वह संगमिन है। टीवी पर सूरिन की डिसअपीयरेंस की खबर आने लगती है और पुलिस जल्दी से दोनों को पकड़ लेती है। एक चेस शुरू हो जाती है, जिसमें सूरिन खुद संगमिन को बचाने के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस करती है। अलग होने से पहले वह उससे कहती है कि वह केव में मिले। डिटेक्टिव आन सूरिन को समझाने की कोशिश करता है कि किडनैपर झूठ बोल रहा है, पर वह नहीं मानती। वह एक्सक्यूज बनाकर बाथरूम जाती है और केव की ओर दौड़ पड़ती है। वह ग्लोविंग एग निकालती है और संगमिन को देती है, पर संगमिन एग वापस नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि सूरिन उसे यूज करे। वह खुद को कबूल करने और अपने दोस्तों की मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है। वह केव से बाहर भाग जाता है और सूरिन भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है।
उसी समय पुलिस वहां पहुंचती है और चेस शुरू हो जाती है। चोरी में एक ऑफिसर संगमिन को पकड़ लेता है और उसी दौरान सूरिन को एक क्लिफ से गिरा देता है। डिटेक्टिव सूरिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह दोनों क्लिफ से लटके रहते हैं। संगमिन बचाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले कि वह कुछ कर पाए, दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए संगमिन एग को फिर से तोड़ देता है और टाइम को रोक देता है। जब सूरिन कुछ सेकंड्स बाद जागती है, वह एक बीच पर पाती है, डिटेक्टिव के साथ। उसे एहसास होता है कि संगमिन ने क्या कर दिखाया है। हालांकि उसके लिए तो कुछ ही पल होते हैं, पर संगमिन के लिए यह शायद एक और दशक जैसा होता है। फिर उसे घर वापस ले जाया जाता है। रात के खाने के दौरान वह अपने पिता से माफी मांगती है, पहली बार दाद कहकर। डिटेक्टिव पूछता है कि वे गिरने से कैसे बचे। सूरिन जवाब नहीं देती, लेकिन वह अनुमान लगा लेता है कि उसने सच ही कहा था। डिटेक्टिव सुझाव देता है कि वह मीडिया को एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दे कि किडनैपर ने उसे मैनिपुलेट किया था, ताकि उस पर लगाए गए आरोप गलत साबित हो जाए। आखिरकार सूरिन अपनी सारी स्टोरी साइकाइट्रिस्ट को बता देती है। डॉक्टर उसकी स्टोरी सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि अब वह इस पर एक किताब लिखना चाहती है। कुछ महीनों बाद सूरिन हाई स्कूल के लिए एक नए शहर में मूव होने जा रही होती है। जाने से पहले वह उसी साइकाइट्रिस्ट से मिलती है जो अब उसको पब्लिश्ड बुक दे देता है। फेरी में जाने के दौरान सूरिन अपने कार के विंडो से संगमिन को देखती है और मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। कुछ समय बाद दोनों डेक पर मिलते हैं और फिल्म उन दोनों की नजरें आपस में टकराते हुए समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। एक लाइक तो बनता है। गुड बाय।